चमकते सितारों और खूबसूरत चांद के साथ आसमान रहस्यों भरा है। लेकिन शोध करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि सितारे ना तो चमकते हैं और ना चांद खूबसूरत दिखता है। मतलब ये कि आप जो देख रहे हैं उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि इस लिहाज से देखने में नमक भी चीनी जैसा दिखता है। किसी थ्रिल से भर देने वाले उपन्यास के पहले पन्ने की तासीर लिए हुई ये लाइनें असल में किसी कहानी से नहीं हैं, बल्कि एक मशहूर और अपने कंटेंट का लोहा मनवा चुकी फिल्म इंडस्ट्री के भीतर के अंधकार की रपट की शुरुआत है। ये उस 290 पन्नों की रिपोर्ट के पहले पन्ने पर लिखी बातें हैं जिसे जस्टिस हेमा कमेटी ने तैयार की हैं। क्या है हेमा कमेटी की रिपोर्ट जिसने पूरे सिनेमा जगत की चमक धमक का पर्दा उठा दिया है? क्या है उस फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई जहां महिलाओं के लिए काम करना दूभर है? कौन लोग हैं जो नशे में धुत होकर महिला कलाकारों के होटल के दरवाजे खटखटाने लगते हैं? क्या है ये पूरी व्यवस्था जिसमें महिला कलाकारों के लिए कोड वर्ड तय किए जाते हैं, एडजस्ट करने के लिए दबाव बनाया जाता है? आज के इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अगस्त 2024 में जारी हुई जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इसके तैयार होने की ज़मीन कैसे बनी। चलते हैं करीब 7 साल पीछे। तारीख 17 फरवरी 2017। तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी एक एक्ट्रेस की कार में कथित तौर पर कुछ लोग जबरन घुसे और उसे अगवा कर लिया। अगले 2 घंटे तक एक्ट्रेस का यौन शोषण किया गया। इसके बाद ये लोग कार से निकलकर भाग गए। एक्ट्रेस शिकायत ना कर दे इसलिए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। 2017 के इस मामले में कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर एक नाम दर्ज है दिलीप। ये मलयालम फिल्मों के मशहूर एक्टर हैं। 2003 में उनकी फिल्म CID मूसा आई थी जिसने दिलीप को एक एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में स्थापित किया। 80 के दशक से काम कर रहे इस एक्टर पर 17 फरवरी की रात चलती कार में एक्ट्रेस के साथ मारपीट करने और अपहरण के आरोप लगे हैं। इस मामले में उन्हें जेल भी भेजा गया। हालांकि बाद में वो जमानत पर जेल से बाहर आ गए। लेकिन फरवरी की उस रात जो हुआ उसे फिल्म जगत के लोगों और खासकर महिलाओं ने सिर्फ एक मामले के तौर पर नहीं लिया, जो कि बेहद ज़रूरी भी था। महिला कलाकारों ने एक संगठन की नींव रखने का मन बनाया, जहां इंडस्ट्री में काम करने वाली कोई भी महिला अपने साथ हुए उत्पीड़न की बात बता सकती थी, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो या फिर मेकअप आर्टिस्ट या कोई और। इस विचार ने 1 नवंबर 2017 को वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव यानी WCC का रूप लिया। WCC सिनेमा जगत में लैंगिक समानता के लिए काम करती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाएं इस संस्था की सदस्य हैं। बहरहाल गठन के साथ ही WCC पहुंचती है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के दफ्तर। CM के सामने ये मांग रखी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे अत्याचार और महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। फिल्म उद्योग में काम के हालात की जांच करने की भी मांग की गई। पिनराई विजयन की सरकार ने WCC की मांगें मान ली और जस्टिस हेमा कमेटी का गठन कर दिया, जिससे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के भीतर पसरे मवाद की सच्चाई दर्ज करने का जिम्मा सौंपा गया। इस कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई केरल हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस के हेमा, मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी T शारदा और केरल की रिटायर्ड मुख्य सचिव KB वालसाला कुमारी इस कमेटी की अन्य 2 सदस्य बनी। अध्यक्ष समेत 3 सदस्यों वाली इस कमेटी ने इंडस्ट्री के हर स्टेक होल्डर से बातचीत की। इनमें एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, असिस्टेंट और एसोसिएट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव और लाइन प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट शामिल रहे। इसके अलावा WCC के सदस्यों से कमेटी ने लगातार मीटिंग की। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवीज आर्टिस्ट, जिसे शॉर्ट में अम्मा कहते हैं, के सदस्यों और फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ केरला के सदस्यों से भी बातचीत की गई। कमेटी ने एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया था कि अगर कोई अपना अनुभव साझा करना चाहे तो कमेटी उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। करीब 2 साल तक चली इस बातचीत और मीटिंग्स के दौर के बाद कमेटी ने 290 पन्नों की रिपोर्ट केरल सरकार के सामने पेश कर दी। साल दर साल बीतते गए, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। 5 साल बाद अब जाकर 20 अगस्त 2024 को केरल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये रिपोर्ट पब्लिक की। अब जब रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो आखिर क्या बातें पता चली? यही कि सितारे चमकदार नहीं हैं और ना ही चांद खूबसूरत है। हमारे पास जो हेमा कमेटी रिपोर्ट है ये 235 पेज रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ ये है कि कैसे मेल एक्टर्स और मेल फिल्म मेकर्स कैसे सेक्सुअल फेवर्स पूछते हैं,
कैसे विमेन एक्टर्स जो भी फिल्म सेट में है और होटल्स में रहते हैं बिल्कुल अनसेफ लगता है, क्योंकि लोग आते थे उनके होटल रूम डोर पे नॉक करते थे हमेशा नाइट में, लेट इन द नाइट, और ऐसे समझते थे कि जो विमेन एक्टर है सेट पे वो कमोडिटी जैसा है, हर फिल्म मेकर, हर मेल एक्टर, सब के लिए। ये बिगेस्ट टेक अवे है कि जो इंटिमिडेशन हम बात कर रहे हैं वो इसलिए आता है क्योंकि जो मेल एक्टर्स या फिल्म मेकर्स है वो काफ़ी पावरफुल है और एक कबाल जैसा है, मतलब एक लॉबी जैसे है। तो अगर ये चाहते हैं कि आपके डाउनफॉल हो, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था विमेन एक्टर्स के लिए, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो फिर हमको पूरा साइडलाइन करते हैं, हमको विड्रॉ करते हैं इंडस्ट्री से, फिल्म रोल्स नहीं मिलता है, फिर कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। और हेमा कमेटी में ये भी बोला था कि हमेशा एक गॉसिप जैसा होता है कि अगर आप एक फिल्म में काम करते हो और फिल्म मेकर उतना खुश नहीं है क्योंकि आपने थोड़ा पुशबैक किया था, फिर नेक्स्ट फिल्म में वो रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि आपके एटीट्यूड सही नहीं है। तो वैसा बुलिंग, इंटिमिडेशन होता था। तो मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स आया है हेमा कमेटी रिपोर्ट में। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है, इंडस्ट्री में आने वाली एक लड़की को बताया जाता है कि सिनेमा में आने के लिए उसे एडजस्टमेंट और समझौता करना होगा। एडजस्टमेंट और समझौता दो शब्द हैं जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत परिचित हैं और इसके द्वारा उन्हें सेक्स ऑन डिमांड के लिए खुद को उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है। लड़की ने यह भी बताया कि सिनेमा में कोई भी उनकी मांगों के आगे झुक जाता है। कुछ गवाहों ने इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कुछ वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट भी पेश किए कि सिनेमा में एंट्री के लिए सेक्स की मांग की जाती है और इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें सेक्स के लिए खुद को उपलब्ध कराने के लिए राजी करते हैं। इंडस्ट्री में ऐसी महिलाओं के लिए कोडवर्ड तय किए गए हैं जो ऐसी डिमांड को पूरा करने के लिए राजी होती हैं। जो इसे नकार देती हैं उन्हें अनकहे ढंग से इंडस्ट्री में बैन कर दिया जाता है। कमेटी के सामने पेश महिला कलाकारों ने साफ तौर पर उन लोगों के नाम लिए हैं जिन्होंने उनके साथ शोषण किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन लोगों का नाम शामिल भी किया, लेकिन केरल सरकार ने जब रिपोर्ट जारी की तो इस रिपोर्ट से करीब 44 पन्ने हटा लिए क्योंकि इन्हीं पन्नों पर यौन उत्पीड़न करने वाले पुरुषों के नाम दर्ज थे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हेमा कमेटी में शायद लोगों देख रहे थे कि इन्फॉर्मेशन आएगा कि कौन है एक्यूज्ड, क्या हुआ था किसके साथ, वो नेम्स पूरा ब्लर आउट किया है। तो जो एक्यूज्ड है, जो विटनेसेस है, जो सर्वाइवर्स या विक्टिम्स है, किसी का नाम नहीं है अब तक, जो पब्लिक में नहीं आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में फिल्म सेट पर हो रहे भेदभाव को भी उजागर किया गया। कमेटी अपनी रिपोर्ट में लिखती है, पेश किए गए सबूतों से हमें पता चलता है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया जाता है। शूटिंग वाली जगहों पर उन्हें शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती। जांच में शामिल लगभग सभी महिलाओं ने कहा कि सेट पर शौचालय या चेंजिंग रूम की कोई सुविधा नहीं है, खासकर तब जब शूटिंग कहीं दूर दराज के इलाकों में हो रही होती है। ऐसी जगहों पर महिलाएं खुद ही जंगलों में पेड़ के पीछे छिपकर पेशाब करने या फिर कपड़े बदलने जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री ने 2022 में 633 करोड़ और 2023 में 572 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर किया। इंडियन एक्सप्रेस की अप्रैल में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि इस बरस की पहली तिमाही में ही इस इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर 670 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि जुलाई महीने तक कमाई का यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बहरहाल ये रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम इंडस्ट्री में मी टू अभियान शुरू हो गया है। एक्ट्रेस अपने साथ हुए शोषण पर खुलकर बोल रही हैं, पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 अगस्त की रात तक 17 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कई बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। अभिनेता दिलीप, सिद्दीकी, फिल्म मेकर रंजीत, एक्टर मुकेश, एक्टर और प्रोड्यूसर मानिया पिल्लाराजू, एक्टर एडवेला बाबू, जयसूर्या और बाबूराज। इन मामलों की जांच के लिए केरल सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। सरकार ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हम खुद किसी पर मामला दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई पीड़ित मामला दर्ज कराने आए तो सरकार उसकी जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। यौन शोषण के लगते आरोपों के बीच एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवीज आर्टिस्ट यानी अम्मा को भंग कर दिया गया है। सबसे पहले इसके अध्यक्ष और मशहूर एक्टर मोहनलाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। उसके बाद इस संगठन से 17 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने भी इस्तीफा दे दिया। अम्मा की गवर्निंग बॉडी ने इस्तीफा देने के बाद एक बयान जारी कर कहा
हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने और उसके बाद अम्मा की कार्यकारी समिति के कुछ पदाधिकारियों पर सोशल, विजुअल और प्रिंट मीडिया में यौन आरोपों का सामना करने के बाद अम्मा की वर्तमान कार्यकारी समिति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रही है। एक्टर और प्रोड्यूसर पृथ्वीराज सुकुमारन ने बयान दिया है कि रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यौन शोषण करने वालों को दंडित करना जरूरी है। क्योंकि मैंने ऐसे संगठनिक लोगों का सामना नहीं किया, सिर्फ इसीलिए मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ ऐसे लोगों का कोई गुट नहीं है। अगर कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह की संगठनिक गतिविधियां चल रही हैं तो कार्रवाई की जानी चाहिए। इस इंडस्ट्री के बड़े एक्टर और अब केंद्रीय राज्य मंत्री और साथ में सांसद सुरेश गोपी से जब इस बारे में मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसे मीडिया के लिए खाद पानी बता दिया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि ये सब मीडिया के लिए खाद पानी है। ये मुद्दे अदालत के सामने हैं और अदालत के पास निर्णय लेने के लिए बुद्धि और तर्क है। जो शिकायतें आ रही हैं वो इस समय आरोप के तौर पर हैं। इस पर कोर्ट फैसला करेगा। अब इस मामले पर मोहनलाल का भी बयान सामने आया है। हम हेमा कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। उस रिपोर्ट को जारी करना सरकार का सही निर्णय था। अम्मा सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकती। ये सवाल हर किसी से पूछे जाने चाहिए। यह बहुत मेहनती इंडस्ट्री है, इसमें कई लोग शामिल हैं, लेकिन इसके लिए हर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। जांच चल रही है, हम जांच में सहयोग करेंगे। मोहनलाल के बाद ममूटी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट अदालत के पास है। पुलिस को ईमानदारी से जांच करने दें और अदालत को सज़ा तय करने दें। सिनेमा में कोई पावर हाउस नहीं है। सिनेमा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ऐसी चीज़ें मौजूद हो सकें। मैं इतनी देर तक इसलिए चुप रहा क्योंकि अम्मा के बयान का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा कि अम्मा के बयान के बाद ही मुझे एक सदस्य के तौर पर कुछ बोलना चाहिए। 2018 में सबसे पहले मी टू का आरोप लगाने और इस अभियान को शुरू करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने कहा है कि मुझे ये समितियां और रिपोर्ट समझ में नहीं आती, बेकार लगती हैं। 2017 की घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार करने में 7 साल क्यों लग गए? एक सुरक्षित वर्कप्लेस किसी के लिए भी मौलिक अधिकार है, लेकिन मुझे इन समितियों पर कोई भरोसा नहीं। ऐसा लगता है कि ये असल मुद्दों को निपटाने की जगह सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा है, समिति के निष्कर्षों को पढ़ना दिल दहला देने वाला है, और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला इसलिए क्योंकि ये जाना पहचाना है। शायद हर डिटेल और छोटी बड़ी बात नहीं, लेकिन महिलाओं ने जो गवाही दी है उसकी बड़ी तस्वीर बहुत जानी पहचानी है। शोबिज़ हमेशा से ही पुरुष केंद्रित इंडस्ट्री रहा है, एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ये तो हो गई सिनेमा जगत पर इस रिपोर्ट के असर की बात। अब बात सियासत की। इंडिया टुडे टीवी से जुड़ी अक्षता नंदगोपाल से समझिए इस पूरे मसले के इर्द गिर्द क्या राजनीति चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि हमारे रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेट किया और ये नामों आए सामने, ये सुपरस्टार्स इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ ये एलिगेशंस है। वो कभी पता नहीं चलेगा, एटलीस्ट अब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार ने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया और बोल दिया ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। और ऑब्वियसली ये सवाल आता है कि सेंसिटिव किसके लिए? ऑब्वियसली हमारे लिए नहीं है, सेफ्टी ऑफ विमेन एक्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन सेंसिटिव शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, सेंसिटिव शायद इन सुपरस्टार्स के लिए, और इसलिए चुप गया है। लेकिन अभी जो नाम आ रहे हैं उसमें भी, और ये इसलिए है क्योंकि विमेन एक्टर्स अभी बात कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी पॉलिटिकल लिंक्स आ रहे हैं, तो उसी से आप समझ सकते हो कि कितना डीप रूटेड है ये प्रॉब्लम। जैसे कि मुकेश जो मैं बात कर रही थी, CPIM के MLA है, और आप समझिए कि कुछ मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस होगा, जैसे आप बोल रहे थे ऑपोजिशन भी मतलब बात कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी की सुरेश गोपी जो है अभी यूनियन मिनिस्टर है, वो भी मुकेश के डिफेंस में आता है, बोलता है कि मुकेश कुछ नहीं किया, कोर्ट ने कुछ गिल्टी प्रोनाउंस किया नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि वो गिल्टी है? तो आप समझ सकते हो कि कैसे एक लॉबी बनाया है। ये फिल्म इंडस्ट्री एक क्लोज्ड अप गैंग है, सब सपोर्ट करते हैं दूसरे को, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सब बाद में, पहले खुद को सपोर्ट करते हैं और फिर वो बैकिंग एक्सटर्नली भी पॉलिटिकल पार्टी से होता है। ये डायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे मुकेश के साथ हो रहा है, CPIM MLA है। इन द बैक डोर ऑल्सो देखो, ये जो जितने भी फंडिंग है, और ये मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, हर इंडस्ट्री में होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस फिल्म्स को फंड करते हैं। तो इसकी वजह से अगर एक एक्टर के बारे में ये एलिगेशन होता है तो डायरेक्टली एक लिंक आ जाएगा
पॉलिटिशियंस का, डायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी के लिंक होता है। जो आप अभी गुस्से देख रहे हो और विपक्ष बोल रहे हैं कि देखो अभी रिपोर्ट लेकर आए हो, क्यों इतना टाइम लगा, 2019 में वो नहीं था, 5 साल लगा। और जब सरकार ने डिसाइड किया कि हम रिलीज़ करेंगे क्योंकि कोर्ट ने बोला, उस समय हुआ। उसके पहले क्या हुआ, विपक्ष कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें लिंक्ड है। मलयालम फिल्म जगत के बारे में सुनते हुए आपको चकाचक सफ़ेद कपड़ा पहने और काला चश्मा लगाए आवेशम में फहद फासिल का कैरेक्टर याद आ रहा होगा। अगर आपने देखी हो तो कहानी मंजूमल बॉयज़ की भी याद आ रही होगी। ये फिल्में हाल फिलहाल ही रिलीज़ हुई हैं और खासी चर्चा में रही हैं। चर्चा अब भी जारी है इस इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन अब चर्चा के केंद्र में पहले पर्दे के कैरेक्टर्स नहीं बल्कि यौन उत्पीड़न की क्रूर और रियल स्टोरीज़ हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।